और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोला कोस्टर बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। बिग एंड बोल्ड में आज क्या खास, आज हम आपको बताएंगे सद्दाम की डर्टी फाइल कैसे खुली, कौन है सद्दाम, क्या था इसका काम, पूरी खबर हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने होगी। बात सियासी दंगल की भी होगी, सनातन विरोधियों पर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे की स्ट्राइक, पूरी खबर कुछ ही देर में आपके सामने। महायुद्ध के मैदान में भी आपको लेकर चलेंगे। जब पुतिन के गढ़ में पहुंचे किम जोंग उन तो कैसे अमेरिका तक छा गया सन्नाटा, ये भी हम आपको बताएंगे। और मोबाइल से बच के रहना, कहीं तलाक की नौबत ना आ जाए, ये खबर भी आज होगी बिग एंड बोल्ड में। पहले ये खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया और गोलियां चलाते हुए कैश वैन से 22 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने कैश वैन के कैशियर और गार्ड समेत 4 लोगों पर फायर किया, जिसमें गार्ड की मौत हो गई। फिल्मी अंदाज में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक्सिस बैंक की कैश वैन जैसे ही एटीएम के सामने रुकी, उसी दौरान 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और बड़े आराम से कैश से भरा बक्सा लेकर फरार हो गए। जाते जाते बदमाश गार्ड की बंदूक भी अपने साथ ले गए। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश में लगी हुई है। और बीच सड़क पर मोबाइल इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। असल में यह घटना सामने आई दिल्ली से, दिल्ली के करीब नोएडा से इनफैक्ट, जहां एक बदमाश ने पलक झपकते ही एक महिला का फोन छीन लिया। फोन छीनने की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना नोएडा के सेक्टर 34 की है, जहां एक महिला फोन पर बात करती हुई जा रही थी। तभी पीछे से एक बदमाश दबे पैर आया और झपट्टा मारकर महिला का मोबाइल छीन कर भाग गया। इतनी तेजी से वहां से भागा कि महिला को कुछ सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। जब तक वो चोर का पीछा करती तब तक वो रफू चक्कर हो चुका था। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सड़क पर बात करते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो इस तरह की घटनाओं से निपटा जा सकता है। हम सबको सड़क पर चलते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मोबाइल अगर बात करना बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकालें और उस समय उसका इस्तेमाल करें। सावधान अलर्ट रहकर ही आप इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। जरूरी होने पर ही बातचीत करें, टाइम पास के लिए मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अगर बातचीत करना बेहद जरूरी हो तो बाएं हाथ से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं ट्रैफिक आपके दाएं से गुजर रहा होता है। आप अमूमन अगर पैदल चल रहे हैं और बाएं हाथ से फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभावना बहुत है कि इधर से अगर जनरली बाइक सवार लोग झपट्टा मारकर मोबाइल को हथियाते हैं, उनसे आप बच सकते हैं अगर आपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आप लुटेरे जनरली दाईं तरफ से निकलते हैं, आसानी से वो आपके मोबाइल को देख ना पाए, ये भी आप इंश्योर कीजिए। फोन को शर्ट की ऊपर वाली जेब में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि यहां से अगर आपका मोबाइल लुटेरों को नजर आ रहा है तो बहुत मुमकिन है कि बहुत आसानी से इसे हाथ साफ कर सकते हैं। और अगली खबर यह है कि लखनऊ में विधानसभा के ऊपर आज अचानक सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच गया। ऐसा लगा कि जैसे हेलीकॉप्टर विधानसभा की छत पर ही लैंड करने वाला है। हेलीकॉप्टर को वीआईपी सुरक्षा वाले इलाके में इतना नीचे उड़ान भरता देखकर ट्रैफिक भी रुक गया और लोगों को अपने मोबाइल से हेलीकॉप्टर को शूट करते हुए भी देखा गया। दरअसल एनएसजी इन दिनों लखनऊ के हाई सिक्योरिटी जोन में मॉक ड्रिल कर रही है और हेलीकॉप्टर की ये उड़ान भी मॉक ड्रिल का ही हिस्सा है। एनएसजी ने आज विधानसभा में सुरक्षा का जायजा लिया, तो वहीं कल लोक भवन में मॉक ड्रिल की जाने वाली है। और बिहार के वैशाली में छात्राओं का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। बालिका उच्च विद्यालय में शिक्षा और दूसरी तरह की कमियों को लेकर ये बालिकाएं प्रदर्शन कर रही थीं और तभी वहां उन्हें समझाने के लिए कुछ अधिकारी पहुंचे, लेकिन वो भी उनके गुस्से का शिकार हो गए। देखिए इसके बाद उनकी गाड़ियों पर कैसे पत्थर फेंके गए और कैसे इन अधिकारियों को आखिरकार अपनी गाड़ी में ही बैठा रहना पड़ा। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। प्राधिकरण के गेट पर किसानों को रोका गया तो किसानों ने बैरिकेडिंग में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की किसानों से जमकर झड़प हुई। प्राधिकरण के बाहर मौजूद हजारों किसान ऑफिस के गेट पर ताला लगाने की जिद पर अड़े हुए थे। अपनी मांगों को लेकर ये किसान पिछले 3 महीने से प्राधिकरण के बाहर धरना दे रहे थे। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 12 सितंबर को प्राधिकरण के गेट पर तालाबंदी की जाएगी। ऐसे में पुलिस ने पहले से ही प्राधिकरण के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन किसान उग्र हो गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। भारत का चंद्रयान चांद पर मौजूद है। सूर्ययान यानी आदित्य L1 सूरज की तरफ लगातार बढ़ रहा है और अब समंदर की गहराइयों तक पहुंचने का भी काम शुरू हो गया है। जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां हिंद के जांबाज अपना परचम फहराएंगे। सूर्ययान के बाद अब मिशन समुद्रयान पर काम जारी है। स्वदेशी समुद्रयान मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट
फॉर ओशन टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। इस मिशन के लिए जिस स्पेशल व्हीकल को तैयार किया गया है उसे मत्स्य 6000 सबमर्सिबल पनडुब्बी का नाम दिया गया है। पहले चरण की टेस्टिंग का काम अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। यह सबमर्सिबल 2026 तक 3 भारतीयों को समुद्र के अंदर 6000 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होगा। 5 साल के इस मिशन में 4077 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके जरिए समंदर की गहराई में अनमोल धातुओं की खोज की जाएगी। समंदर की गहराइयों में जाने वाली सबमर्सिबल की लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर होगी, जबकि वजन 24 टन होगा। इसमें एक पायलट समेत 3 लोगों के बैठने की जगह होगी और टाइटेनियम से बनी अल्ट्रा मॉडर्न सबमरीन की परिचालन क्षमता 12 घंटे की होगी। हालांकि इमरजेंसी के हालात में इसे 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। झारखंड की गिरडीह पुलिस ने सद्दाम नाम के एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके टारगेट पर सिर्फ हिंदू लड़कियां होती थी। ये फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर साजिश का जाल बिछाता था। सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल में खुद को कंवारा बताता था और सद्दाम के टारगेट पर सिर्फ हिंदू लड़कियां होती थी। ये सिर्फ हिंदू लड़कियों को फंसाता था। प्रेम जाल में फंसने के बाद सद्दाम शादी भी करता था और फिर इसकी डर्टी पिक्चर चालू होती थी। ये महिलाओं की अश्लील फोटो बनाता था, अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करता था। जब इसकी साजिश की पोल खुलती थी तो ये हिंदू लड़कियों पर जबरन धर्म बदलने का दबाव डालता था और धर्मांतरण के बाद ये लड़कियों को बेच देता था। अब सद्दाम पुलिस की गिरफ्त में है, उस पर शिकंजा कसा जा चुका है और जल्द ही उसे उसके किए की सजा भी मिलेगी। अगली खबर आपके सामने, बिग एंड बोल्ड। गुजरात के सूरत से दिल दहला देने वाली ये वारदात सामने आई। एक पिता फिरौती के पैसे नहीं दे पाया तो किडनैपर्स ने उसके मासूम बच्चे की जान ले ली। सनसनीखेज वारदात सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई और एक किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर बच्चे के शव को बरामद किया जा सका। घटना वडोदरा इलाके की है। बताया जा रहा है कि पेशे से ड्राइवर सुधीर कुमार के 12 साल के बेटे का उस समय अपहरण कर लिया गया जब वो ट्यूशन से घर लौट रहा था और इसके बाद फोन पर बदमाशों ने 15 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती नहीं दी गई तो बच्चे की हत्या करके शव को जंगल में ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस के मुताबिक किडनैपर्स बच्चे को पहले से जानते थे और जब पिता ने पुलिस में किडनैपिंग की शिकायत दर्ज की तो उन्होंने हत्या कर दी। इंडिया की सनातन विरोधी सोच, 24 में जनता देगी वोट। पूरी खबर आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए आसाराम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पिछले साल राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। आसाराम पिछले 9 सालों से जेल में बंद है। अब तक करीब 15 बार उनकी जमानत याचिका रद्द हो चुकी है। राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस बेंच के गठन पर निर्णय लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया था। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर अब सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। आज सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद है। 26 मई को उसकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। नूह हिंसा मामले में पुलिस ने मोनू मानेसर को मानेसर से गिरफ्तार कर लिया है। मोनू पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट का आरोप है। पुलिस कई दिनों से मोनू की तलाश में जगह जगह दबिश डाल रही थी। नूह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर ने भक्तों से हिंदू राष्ट्र के नारे लगवाए। छतरपुर में हनुमत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बाबा के भक्तों ने हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए। बाबा बागेश्वर अपने आयोजनों में हिंदू राष्ट्र की वकालत करते आए हैं। और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर देश की नई संसद का श्री गणेश होगा। इस दौरान संसद के कर्मचारी नई ड्रेस में दिखाई देंगे। महिला कर्मचारियों की नई डिजाइन की साड़ियां उनके शोभायमान होंगी, तो वहीं मार्शल अब सफारी सूट की जगह कुर्ता पजामा पहनेंगे। नई ड्रेस पर कमल के फूल बनाए गए हैं, जिसके बाद नए ड्रेस कोड पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने नई ड्रेस पर कमल का फूल होने पर विरोध जताते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि संसद के अंदर भी घुसकर वो राजनीति कर रहे हैं। सनातन धर्म पर भड़काऊ बयान थमने का नाम नहीं ले रहा। डीएमके के तमाम नेता एक एक करके सनातन के खिलाफ आक्रामक होते जा रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बाद अब तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी ने सनातन पर विवादित बयान दिया। के पोनमुडी ने कहा कि सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। गठबंधन में शामिल 26 राजनीतिक दल सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हैं, लेकिन इस लड़ाई के लिए हमें राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। एक और तमिलनाडु के मंत्री सनातन के बहाने इंडिया गठबंधन की पोल खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को मुद्दा भी मिल गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सनातन के खिलाफ बोलने वालों को चेताते हुए कहा कि ऐसे लोगों की जुबान खींच लेंगे। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सनातन को खत्म करने की किसी की औकात नहीं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सनातन विवाद में राहुल गांधी और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, INDIA अलायंस, कांग्रेस, सोनिया और राहुल बताएं, मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत का सामान क्यों बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी, जबकि डीएमके नेता ए राजा ने सनातन धर्म को HIV और कोढ़ की तरह बताया था। पुतिन के गढ़ में किम का वेलकम, टेंशन में बाइडेन, पूरी खबर आगे। उससे पहले देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय की रणनीति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आज कमलनाथ के घर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इसमें विधानसभा और लोकसभा की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। INDIA गठबंधन को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जेडीयू पर हमला बोल दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोकसभा में जेडीयू के सिंबल पर 5 लोग भी नहीं जीत पाएंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि INDIA अलायंस में नीतीश कुमार की भूमिका और घटेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा है कि राज्य में तय समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। चिराग ने लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी भी कर दी। चिराग ने आज से बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। कोटा वासियों को चंबल रिवर फ्रंट की सौगात मिली है। अशोक गहलोत ने आज 1400 करोड़ रुपए से बने चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सीएम गहलोत के साथ कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। 10 दिनों के लंदन दौरे से लौटने के फौरन बाद आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के हालात पर टॉप ऑफिसर से चर्चा की है। दरअसल करप्शन केस में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद आंध्र प्रदेश के कई इलाकों से हिंसा की खबरें हैं। सीएम जगन मोहन ने डीजीपी और आईजी इंटेलिजेंस को हर हाल में हालात कंट्रोल रखने का निर्देश दिया। मोबाइल और व्हाट्सएप घर घर की कहानी बन गए हैं। सोशल मीडिया के इस चमत्कार ने दूरियां इस तेजी से मिटाई हैं जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूरी मिटाने वाला ये टूल दूरियां बढ़ा भी रहा है, नौबत तलाक तक पहुंच रही है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल घर में कलह की बड़ी वजह बनता जा रहा है। इसी मोबाइल ने पति पत्नी के बीच रिश्तों में दरार पैदा कर दी है। कई केसेस में नौबत यहां तक आ जाती है कि मामला तलाक तक पहुंच जाता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक टोक से कई परिवारों में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। पारिवारिक जिंदगी में सबसे ज्यादा असर व्हाट्सएप से पड़ रहा है। दिल्ली की फैमिली कोर्ट में जितने तलाक के केसेस पहुंच रहे हैं उनमें 70-80% मामलों में मोबाइल ही विलेन है। लड़की कहती है मुझे तलाक चाहिए, मैं इस बूढ़ी औरत के साथ नहीं रह सकती, इस घर में मेरा दम घुटता है। लड़का आरोप लगाता है कि वो हमेशा मां और बड़ी बहन से व्हाट्सएप पर बातचीत करती रहती है। कई अर्जियों में लिखा है कि मोबाइल पर मां बेटी को ससुराल में काम करने से रोकती है, तो कहीं पत्नी के व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से पति परेशान होने का जिक्र करता है। लड़की पर आरोप है कि वो ससुराल से ज्यादा मायके की बातें सुनती है। मोबाइल पर सबसे ज्यादा सास और ननद के बारे में बातें होती है और इसी वजह से तलाक की अर्जियों की फाइल इन दिनों मोटी होती जा रही है। दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो भारत में अभी सिर्फ 1.2% ही तलाक के केसेस हैं, यानी 1000 लोगों में से करीब 13 लोग तलाक लेते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से ये केसेस बढ़ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। भारत में तलाक के मामले 350% की तेजी से बढ़ रहे हैं। और सोमवार को तेज रफ्तार, आज शेयर बाजार में सुस्ती। सोमवार को तेजी के बाद आज बाजार सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 94 पॉइंट चढ़कर 67,221 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 3 अंक नीचे 19,993 पर बंद हुआ। सर्राफा बाजार में सोना चांदी के भाव गिरे। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड ने 59,007 रुपए, जबकि सिल्वर ने 71,128 रुपए प्रति किलो पर कारोबार किया। 2024 के चुनाव से पहले यूपी में जेल वाली सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं और अखिलेश बदले में ट्वीट करके जेल वाला डर विपक्षी इंडिया को बता रहे हैं। सवाल यह है कि अखिलेश कैंप में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? क्या कोई बड़ी ब्रेकिंग आने वाली है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? यूपी की सियासत में जिस चैप्टर की इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसे इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। गोपाल यादव घोटाले में है, भूमाफिया में आजम खां है, रामगोपाल भी सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के भूमाफिया हैं, तो जांच कराएगी सरकार? बिल्कुल जांच होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाने पे लोग जेल जाएंगे, देख लीजिएगा। घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आते ही यूपी में नया नैरेटिव शुरू हो गया है। जेल जाने की और जेल पहुंचाने की नई नई कमेंट्री हो रही है। एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के जल्द जेल जाने की बात कही तो जवाब में अखिलेश ने सिंपैथी कार्ड खेल दिया। अखिलेश के इस ट्वीट में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए, बीजेपी के सहयोगियों को भी आगाह रहने को कहा। एक तरह से कहें तो अखिलेश विनती भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, दोस्ती का वादा भी याद दिला रहे हैं। और इसी को लेकर सवाल है, क्या वाकई यूपी में बहुत बड़े नेता जेल जाने वाले हैं?
योगी सरकार जीरो टॉलरेंस करप्शन का वादा करती रही, क्या उस पर बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है? ये समझने के लिए पहले आप ओपी राजभर का बयान सुनिए। पाल यादव घोटाले में है, भूमाफिया में आजम खां है, राम गोपाल भी सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के भूमाफिया हैं, तो जांच कराएगी सरकार। बिल्कुल जांच होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाने पे लोग जेल जाएंगे, देख लीजिएगा। खनन घोटाले में नाम किसका आया? गायत्री प्रजापति के साथ साथ मुख्यमंत्री अखिलेश जी का भी नाम आया। उस समय गोमती रिवर फ्रंट में किसका नाम आया? प्रोफेसर राम गोपाल, अखिलेश यादव और शिवपाल जी का सबका नाम है। ये लोग अपने बचने के लिए, आप देखो, आप तो मऊ रहते हो ना, ये जानबूझ करके शिवपाल जी को भेजे कि चले जाओ भारतीय जनता पार्टी के साथ। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेताओं का नाम लिया, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव, और ये बात करते करते 2 बड़े घोटालों का जिक्र किया, गोमती रिवर फ्रंट और खनन घोटाला। राजभर के मुताबिक अखिलेश यादव का नाम इन दोनों ही घोटालों में है और जब जांच पूरी होगी तो अखिलेश जेल जाएंगे। अखिलेश का ट्वीट भी यही कह रहा है कि यूपी में कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। उनके बारे में तो हमने देखिए विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करी थी कि भाई इन्हें जल्दी मंत्री बना दो, नहीं तो ये हमारी तरफ आ जाएंगे। तो उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, उन्हें तो एक तरह से बहरूपीय समझो। ओम प्रकाश राजभर जिस गोमती रिवर फ्रंट का जिक्र कर रहे हैं वो यूपी की राजधानी लखनऊ में है। अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर 1513 करोड़ रुपए खर्च किए गए और फिर 2015 में अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते शिलान्यास किया। इस बजट का 95% हिस्सा यानी 1437 करोड़ खर्च हो गए, मगर 60% काम पूरा नहीं हो पाया था। 400 करोड़ की परियोजना लगभग 1438 करोड़ की परियोजना तक जा पहुंची, लेकिन कामों का हिसाब ऐसे जमकर बंदरबाट हुआ, टेंडर की अनदेखी की गई। जरा इसका पूरा डिटेल आपको बता देते हैं। देखिए, ये गोमती रिवर फ्रंट है, ये अभी मैं जहां पर मौजूद हूं, ये गोमती नगर का पुल है, जहां से एक हिस्सा गोमती नगर को, दूसरा हिस्सा जो वीआईपी इलाका माना जाता है, 5KD की तरफ रास्ता जाता है, उसे जोड़ता है। पक्के पुल से शुरू होकर, जो गुलाला घाट से शुरू होता है, पुराने लखनऊ का हिस्सा है, वहां से शुरू होकर ये पूरा जो गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया था दोनों तरफ, वो लगभग 8 किलोमीटर दूर जनेश्वर मिश्र पार्क तक बनाया गया था। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सत्ता संभाली, गोमती रिवर फ्रंट की जांच शुरू कर दी गई और सीबीआई जांच की सिफारिश की। आरोप यह भी लगा कि जिस कंपनी को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो पहले से डिफॉल्टर थी। और फिर गोमती नगर थाने में 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ। 2021 में सीबीआई की दूसरी एफआईआर भी गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में थी। सीबीआई जांच को आधार बनाते हुए मामले में ईडी ने भी केस दर्ज किया। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव का इस प्रोजेक्ट में सीधे तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मगर माना जाता है कि जब 2015 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तब शिवपाल सिंह यादव यूपी के सिंचाई मंत्री थे और फिर बाद में अखिलेश यादव ने यह विभाग अपने पास रख लिया था। इसी को लेकर कहा जाता है कि सीबीआई जिन 189 लोगों के खिलाफ जांच कर रही है, अगर उनसे कुछ आगे निकलकर सामने आता है तो नए लोगों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की तरह ही अखिलेश यादव की सरकार पर खनन घोटाले के दाग भी लग चुके हैं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश राजभर ने फिर से किया। दावा किया जाता है कि यूपी में 2012 से लेकर 2016 के बीच खनन के 22 पट्टे पारित किए गए, जिसमें 14 पट्टे अखिलेश यादव के खनन मंत्री रहते हुए 2013 तक किए गए और ये सभी नियमों के खिलाफ थे। बाकी टेंडर गायत्री प्रजापति के खनन मंत्री रहने के दौरान पास किए गए। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सुर्खियों में आया तो 2016 में हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की। हालांकि अखिलेश ने डैमेज कंट्रोल करते हुए गायत्री प्रजापति को कैबिनेट से हटा दिया था। बाद में 2019 में इस घोटाले को लेकर सीबीआई ने 2 और केस दर्ज किए। अब इन दोनों ही घोटालों का जिक्र आया है तो अखिलेश के ट्वीट के साथ उनके पुराने बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कैद कर दिया इन्होंने सारस को, ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी। सारस को सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं, सरकार बताए कहां कैद किया हुआ है। जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। क्राइम और करप्शन के खिलाफ योगी सरकार का कमिटमेंट है
और इसके सफाए का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा से लेकर सार्वजनिक मंचों तक करते रहे। आंकड़े भी गवाही देते हैं। साल 2017 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 52 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया। फिर 2018 और 19 में यह आंकड़ा बढ़ता गया। योगी का एक्शन देख भ्रष्टाचारियों में डर पैदा हुआ, जिसकी वजह से 2020-21 में आंकड़ा कम हो गया। योगी का हंटर इन बीते 6 साल में करप्ट अधिकारियों से लेकर करप्ट पॉलिटिशियन पर खूब चला है। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं। पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था। गरीब का राशन सत्ताधारी दलों से जुड़े हुए लोग हड़प जाते थे। खाद्यान्न घोटाला होता था। आज घोटाला कोई करेगा नहीं। सबको मालूम है जो घोटाला करेगा जेल उसका इंतजार कर रहा है। 24 के चुनाव से पहले योगी के इस ऐलान के बाद राजभर ने अखिलेश और शिवपाल यादव का जिक्र किया तो सवाल उठे, कहीं अखिलेश नया दाव तो नहीं चल रहे? सांच को कोई आंच नहीं होनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार रहते हुए किसी तरह के कोई गलत काम नहीं किया है तो उन्हें डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर कोई गलत काम किया है तो उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार आज पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार पर काम करना। अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में उन्होंने कोई हाथ है तो निश्चित तौर पर उनको डरने की आवश्यकता है। कितनी जांचें कराई गई समाजवादी पार्टी के विकास के कार्यों की, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले कामों की? एक जांच हुई है क्या? हजारों कामों की हमारी हजारों जांचें हो चुकी। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, समाजवादी पार्टी के लीडर इन सब चीजों में नहीं आने वाले, लेकिन जेल जाने की प्रक्रिया बीजेपी का ये एक पैटर्न बन गया है। जब जब कहीं पर करप्शन पर बड़ा एक्शन होता है तो सबसे पहले अखिलेश का रिएक्शन आता है। सितंबर 2022 में समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी रंगदारी, मारपीट और अवैध संपत्ति के आरोपों पर जेल गए तो अखिलेश यादव बेचैन हो गए। भ्रष्टाचार और घोटालों के मामलों को लेकर आजम खान 27 महीने जेल में बंद रहे तो अखिलेश जांच पर ही सवाल उठाते रहे। केंद्र की जांच एजेंसियों ने एक्शन लेते हुए टीएमसी के पार्थ चैटर्जी, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और एनसीपी के अनिल देशमुख जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया तो यहां भी अखिलेश ही बेचैन हुए। यही बेचैनी उस वक्त भी झलकी जब मार्च महीने में ये कोलकाता पहुंचे थे। टैक्स लगातार पॉलिटिकल है, यहाँ तो चलो कम लोग जेल में हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक नेता जेल में झूठे मुकदमों में, और भारतीय जनता पार्टी जिस दल से घबरा जाती है उसके घर ईडी का इनकम टैक्स भेज देती है। करप्शन के खिलाफ योगी सरकार का दृढ़ संकल्प ही है कि बीते 2 दिन के भीतर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बहुत सख्त फैसले लिए। पहला डिसीजन ये कि यूपी की किसी भी परियोजना में माफिया हो या पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया जाएगा। दूसरा फैसला है अतीक अहमद के खिलाफ चल रही करप्शन के मामले की जांच अब प्रयागराज की बजाय लखनऊ की टीम करेगी। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, करप्शन पर किसी तरह की कोताही नहीं, और शायद 24 के चुनाव से पहले इसीलिए विरोधी परेशान हैं, बेचैन हैं, डर सता रहा है कहीं भ्रष्टाचार की पुरानी फाइलों पर एक्शन तेज ना हो जाए। लोगों की आवाजाही भले कम न हुई हो, लेकिन अब सियासत में गोमती रिवर फ्रंट की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों के नाम हैं। तो ऐसे में अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो दिक्कतें अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों को हो सकती हैं। कैमरामैन वीरेंद्र सैनी के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।